सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे का ये अपना सेकंड पार्ट इस लेसन का शुरू कर रहे हैं, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसमें अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये जो इसके राइटर हैं मिस्टर बुकर टी वॉशिंगटन, किस तरह से इनका जो शुरुआती बचपन का टाइम था वो काफ़ी परेशानी और दिक्कत भरा था। फिर उनको जब वो माइंस में काम करते थे वहाँ पता चला एक इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ पे काले लोगों को या और गोरों के अलावा जितने भी लोग होते हैं उनको वहाँ पर पढ़ने का मौका मिल सकता था। उसको जानने के बाद किसी तरह से वो वहाँ पहुँचे, सारी दिक्कत परेशानियाँ उठाते हुए, और आखिरकार जब वो वहाँ पहुँच गए तो उनको ये लगा कि जैसे शायद उनको एक नई ज़िंदगी, नया जीवन उनको मिल गया हो। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट I presented myself before the head teacher for assignment to a class। और जैसे ही ये वहाँ पर हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुँचे, वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद इन्होंने जो है वहाँ की जो हेड टीचर थी उनके सामने ये पहुँचे क्लास में एडमिशन लेने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, I did not, of course, make a very favorable impression upon her। यानी अब ये तो आप सबको पता ही है कि किस तरीके से उनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई थी। फिर किसी तरह से उन्होंने वो शिप का अनलोडिंग का काम किया, फिर कुछ पैसे बचाए और आखिरकार वो पहुँचे, लेकिन उनकी स्थिति तो फिर भी ख़राब ही थी। तो अब इतने टाइम तक बिना खाने के, बिना नहाए धोए रहने के और कपड़े ना बदल पाने से उनकी जो कंडीशन थी वो कोई बहुत इम्प्रेसिव प्रभाव डालने वाली तो थी नहीं एक स्कूल में एडमिशन लेने के हिसाब से। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वॉज डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट। और ये बता रहे हैं कि आई कुड सी यानी कि मैं देख सकता था, मुझे दिख रहा था कि किस तरह से जो इनकी जो टीचर थी उनके दिमाग में डाउट्स पैदा हो रहे थे, या उनको एक संदेह, शक हो रहा था इनकी कंडीशन देख के, क्या ऐसे किसी को एडमिशन देना ठीक होगा, समझदारी वाला निर्णय होगा कि इसकी ये हालत है और इसको हम ऐसे अपने एक, क्योंकि ये जो स्कूल था वो एक बिल्कुल एक रेयर केसेस में ऐसे स्कूल होते थे, वहाँ बहुत सारे स्कूल तो होते नहीं थे, और जो होते भी थे तो वो गोरों के लिए होते थे। अब ले दे के एक ही स्कूल ऐसा है इतने बड़े एरिया में, और फिर वहाँ पर भी जो सिलेक्टेड होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। अब ये जो दिख रहे थे इनकी कंडीशन ऐसी दिख रही थी कि वो जो टीचर थे इनकी, उनको डाउट मन में पैदा हुआ कि क्या इनको एडमिशन देना ठीक रहेगा। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, नीदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर। और जब ये वहाँ बाकी लोगों के साथ जो एडमिशन्स लेने के लिए आए हुए थे और ये भी वहाँ पर एडमिशन्स के लिए, एडमिशन पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो जब ऐसा हुआ कि ये सामने पहुँचे उस टीचर की, उसने इनकी कंडीशन देखी और वो डाउट में आ गई, तो ये हुआ कि कुछ टाइम तक उसने इनको एक तरीके से लटका के रखा कि ना तो उनको एडमिशन देने से मना किया और ना ही उनके फेवर में डिसीजन लिया, यानी कि उनको ये कहा कि ठीक है आप इनको एडमिशन हम दे रहे हैं। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस। और ये क्या करते रहे, ये बस लटके रहे, उसके आसपास डोलते रहे और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे, अपनी टीचर को प्रभाव डालने की कोशिश करते रहे, जिससे ये अपनी कुछ लायकी, कुछ काबिलियत और ये सिद्ध कर सकें कि वो एडमिशन पाने के हकदार हो सकते हैं। इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। और इस बीच, जिस बीच ये सब हो रहा था कि वो इनको कंफर्म भी नहीं किया था और मना भी नहीं किया था, और ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे उसको, अपनी टीचर को ये प्रभाव में लेने की कि भाई वो इनके बारे में डिसीजन ले, तो उसी दौरान इन्होंने देखा कि वो काफ़ी और दूसरे स्टूडेंट्स का एडमिशन कर रही थी, और इससे इनके जो ये जिस तरह से ये बेचैन हो रहे थे, इनकी बेचैनी और बढ़ गई है देख के। आई फेल्ट I felt deep down in my heart that I could do as well as they, if I could only get a chance to show what was in me। और इनको अपने दिल की किसी गहराइयों में ये महसूस हो रहा था कि वो भी
जो बाकी के बच्चे जिनको एडमिशन मिल रहा था, तो इनको ये लग रहा था कि मैं भी इनकी तरह अच्छा कर सकता हूँ, अगर मुझे बस मौका तो मिले, कम से कम एडमिशन ही नहीं मिल रहा है यहाँ तो। और तब ये वो दिखा सकते थे कि इनके अंदर क्या था। ये इनको अंदर से फीलिंग आ रही थी, अपने दिल की गहराइयों से ये इनको एक फीलिंग आ रही थी। आफ्टर सम आवर्स पास्ट द हेड टीचर सेड टू मी, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। और कुछ घंटों के बाद जो हेड टीचर थी वो इनके पास आई और उसने ये कहा कि देखो बगल वाले कमरे में रेसिटेशन रूम है और उसको वो गंदा हो रहा है, उसमें ज़रा झाड़ू की ज़रूरत है, तुम जाओ और उसको झाड़ू लगा के उसको साफ़ सुथरा करो, साफ़ करो उसको। तो जो रेसिटेशन रूम कहलाता है, रेसिटेशन का मतलब होता है कि किसी कविता वगैरह का पाठ करना है। अब जैसे हम लोग कोई चीज़ रीड करते हैं, लेसन, जैसे अभी ये रीडिंग चल रही है, तो इसको तो हम सिंपल एक फ्लो में पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो पोएम्स होती हैं, कविताएं होती हैं, उनको एक लय में, एक सुर में, एक अलग लहजे में उसको बोला जाता है या गाया जाता है, तो वो कहलाता है रेसिटेशन। और उसका जो वहाँ ये स्कूल था, कॉलेज था, उसमें जैसे हर स्कूल में आपने देखा होगा क्लासेस होती हैं, अलग अलग एक्टिविटी रूम्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब एंड सो मैनी लैब्स। तो इस तरीके से जो वहाँ पर ये रेसिटेशन रूम था, उसके बारे में वो टीचर ने इनको बताया कि उसमें गंदगी हो रही है, उसको साफ़ होना है, तुम जाओ झाड़ू वगैरह उठाओ और उसकी सफाई करो। इट अकर टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। अब इनको एकदम से क्या सूझा, वैसे क्या होता है कि अगर कोई आप एडमिशन लेने गए किसी जगह, तो वहाँ पर आपसे ही कह दिया जाए कि चलो सफाई करो, तो ये तो बुरा लगने वाली बात होती है। लेकिन इनको क्या लगा, इनको लगा कि यहाँ पर इनका कुछ चांस बन सकता है, क्योंकि एक अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना हाँ हो रही थी ना ना हो रही थी। अब कम से कम कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर ये अपना कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, कुछ ये करके दिखा सकते हैं कि देखो मेरे पास ये काबिलियत है, मैंने कम से कम ये काम तो अच्छा करके दिखाया। अब वो चाहे भले ही झाड़ू लगाने का हो। और आगे है कि नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, और इसके पहले कभी भी इन्होंने किसी का जो आदेश है वो इतने इससे ज़्यादा और आनंद के साथ, या इनको कभी इतनी और खुशी नहीं होगी किसी का आदेश सुनने में और मानने में जितना अभी हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपसे कुछ बोले ही ना, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। लेकिन कम से कम उनकी टीचर ने इनको कम से कम कुछ काम दिया, तो इनको लगा कि चलो यहाँ पर एक मौका है कि हम अपनी कुछ काबिलियत, योग्यता सिद्ध कर सकते हैं। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. इन्होंने क्या किया, जो रेजिस्ट्रेशन रूम था वो 3 बार तो उसकी झाड़ू लगाई, फिर इनको एक सफाई वाला कपड़ा मिल गया साफ, जो ये टेबल वगैरह सब पहुँचते हैं उससे, और उससे फिर इन्होंने 4 बार सारी चीज़ों को साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क I went over 4 times with my dusting cloth. जितना भी उस कमरे में लकड़ी का जो काम था, दीवारों पर लकड़ी की फिटिंग थी, लकड़ी की बेंचेस थी, टेबल और डेस्क थी, ये सब हर चीज़ पे इन्होंने 4-4 बार उस कपड़े से सफाई करी। Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. और जितनी भी चीज़ें, फर्नीचर जो सारा था वहाँ पर, वो इन्होंने खसका खसका के उसको एक एक कोने में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आपके घर का कोई कमरा हो या क्लासरूम हो स्कूल में, स्कूल के ऑफिस वगैरह, कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पर फर्नीचर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक जब फर्नीचर रखा होता है, तो उस फर्नीचर के पीछे या उसके नीचे धूल धक्कड़ कूड़ा कचरा जम ही जाता है। और जब उसको कोई, जैसे बेड हो, अलमारी हो या कुछ भी ऐसा हो, जब उसको हटाया जाता है तब उसके पीछे से और नीचे दाएं बाएं से कूड़ा कचरा काफ़ी निकलता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहाँ पर जो फर्नीचर वगैरह रखा हुआ था उसको भी खिसका खिसका के पूरा एक एक कोना और नीचे साइड में कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर इन्होंने सफाई ना की हो, और उसको पूरी तरीके से कमरे को क्लीन कर दिया। चाहे वो फर्श हो, दीवारें हो, छत हो, फर्नीचर का एक एक कोना हो, नीचे ऊपर
सब जगह से इन्होंने इसको चमका दिया। 3 बार झाड़ू लगाई और 4 बार कपड़े से पोंछा सब चीज़ को। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम। इनको एक फीलिंग हुई, एक इनके मन में बात आई, काफ़ी एक मतलब कभी कभी अपन को ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ कहता है भले ही नहीं है, लेकिन हम एक अंदाज़ा कुदरती तौर पे लग जाता है कि ज़रूर इसमें ये बात होगी। तो ऐसे इनको ये लगा कि जो इनका भविष्य था, इनका जो फ्यूचर था वो इस स्कूल में एडमिशन लेने का, तो वो इस बात पे टिका हुआ था कि किस तरीके से ये सफाई करके और उस टीचर को इम्प्रेस कर पाते हैं, क्या इम्प्रेशन उसके पास क्या इम्प्रेशन अपने टीचर के ऊपर डाल पाते हैं, किस तरह से इम्प्रेस कर पाते हैं। ये इनको फीलिंग आ रही थी कि मैं जितना अच्छा इधर काम करके दिखाऊंगा मेरे चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे कि मुझे यहाँ पर वो एडमिशन टीचर दे दे इस स्कूल में। व्हेन आई वॉज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर। और जब ये काम कर चुके तो इन्होंने उन टीचर को बताया कि मैंने काम कर दिया है। शी वॉज अ यंकी वूमन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट। और वो एक बड़ी तेज़ या चतुर महिला थी जो इनकी टीचर थी, और उनको मालूम था कि अगर कोई रूम साफ़ हुआ है या उसकी अगर हमें कोई गंदगी वगैरह या चेक करना है कि साफ़ सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, और गंदगी अगर ढूंढनी है तो कहाँ मिल सकती है। शी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स एंड शी took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches। और उन्होंने क्या किया, जो उनकी लेडी टीचर थी, कि वो रूम में गई, उन्होंने पूरा फर्श चेक किया, सब कोने वगैरह चेक किए, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुमाल निकाला इनकी टीचर ने, और उसको रगड़ के, जो लकड़ी का काम था दीवारों के ऊपर और जो टेबल और बेंचेस वगैरह थी उसके ऊपर रुमाल को रगड़ के उन्होंने चेक करने के लिए रुमाल को रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution। और बाद में जब उनको कोई भी गंदगी नहीं मिली, ना फर्श पे ना किसी फर्नीचर पे, तो एक उन्होंने धीरे से ये बोला उनसे कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एडमिशन तुम्हें मिल सकता है इस स्कूल में। और ये यहाँ पर आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो ये रूम की सफाई थी वो इनका एक तरीके से कॉलेज का जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं स्कूल में, कॉलेज में बोर्ड के एग्ज़ाम्स आप लोग के होते हैं, तो ये उसी तरह का एक एग्ज़ामिनेशन था, उतना ही कठिन था ये। आई हैव पास सेवरल एग्ज़ामिनेशन। और फिर ये बता रहे हैं कि मैंने उसके बाद, सिंस देन, उसके बाद इन्होंने कई एग्ज़ामिनेशन पास किए, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास्ड। और ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम था जो कि उन्होंने कभी पास किया हो, क्योंकि अगर वो ये एग्ज़ाम पास नहीं करते तो ना कभी उनको स्कूल में एडमिशन मिलता और ना ही वो कोई आगे की पढ़ाई कर पाते और ना वो बन पाते जो वो बन सके। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ योर लेसन, दिस फर्स्ट लेसन, जिसका कि नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और साथ साथ ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से पुराने ज़माने में आज जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हम लोगों को, पुराने ज़माने में कितनी मुश्किल थी। आज तो हमारे पास इंटरनेट है, बुक्स हैं, सब कुछ है, और उस वक्त तो ये होता था कि एडमिशन ही नहीं मिलता था और हर तरह से दिक्कत थी लोगों को सरवाइव करने में, उनकी रोज़ी रोटी नहीं चल पाती थी, तो फिर एजुकेशन कैसे वो ले सकते थे। और जो पिछड़े हुए लोग थे उनको परमिशंस भी नहीं होती थी। तो उस सारी सिचुएशन से लड़ के, स्ट्रगल करके उन्होंने एक तो पहले स्कूल में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद आगे उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स किए, जो शुरू में इनके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़े थे कि किस तरीके से उन्होंने राइटिंग वर्क किया और
बतौर वो एजुकेशनिस्ट भी उनकी जो इमेज है वो बनी, शिक्षा देने वाले एक व्यक्ति के तौर पे बनी, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे वो पहचाने गए, समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, और सोशल का मतलब समाज का, जो समाज का सुधार करता है उसको सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। और एक होता है सोशल वर्क, जो समाज के लिए काम करता है, समाज की सेवा करता है, वो होता है सोशल वर्कर, समाज सेवी। तो ये सारे जो चीज़ें थी ये आपने समझ ली होंगी। अब ये ग्लॉसरी है, तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप लोग हर लेसन की एक ग्लॉसरी जो दी हुई होती है, इसको तो आप नोट करें ही करें रजिस्टर में अपने, और साथ साथ पूरे लेसन में जहाँ कहीं भी आपको कोई और वर्ड इस ग्लॉसरी के अलावा मिले, उनको भी इसके साथ मिला के आप रजिस्टर में लिखिए, उनके मीनिंग लिखिए, और इन सारे वर्ड्स को अपने ओन सेंटेंसेस में यूज़ करने की बार बार कोशिश करिए, जिससे कि आपका जो वोकेबलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो सेंटेंसेस में यूज़ करने से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाएगा। और बार कुछ टाइम अगर आप यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में वर्ड्स को, तो फिर शायद ही है कि अपनी पूरी लाइफ में उसका मीनिंग आप कभी भूलें। और अगर आपने सरसरी तौर पर सिर्फ एक निगाह मार ली वर्ड्स के ऊपर, उसका मीनिंग समझ लिया, तो फिर आपने ये सोचा कि ये तो पढ़ ही लिया हमने, ये तो हमें याद रहेगा, तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाएं। लेकिन राइटिंग के साथ उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपका एक पहला असाइनमेंट है। इसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी होंगी, और अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर उन एक्सरसाइजेस को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे का आपका जो लेसन होगा, आगे के वीडियोस में दोबारा फिर आपको बताई जाएगी जो भी चीज़ है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।